हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमेशा की तरह मैं आज भी आपके साथ में इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे हमेशा शेयर करता आया हूं, वैसे ही आज भी शेयर करूंगा। एंड इसके अलावा ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट वाले वीडियोस जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में डिलीवर करना मेरा एक एफ़र्ट होता है, मेरा एक नोबल एफ़र्ट होता है, जिससे कि आप सभी को वो बेनिफिट मिले जो एग्ज़ाम के अंदर आपकी सक्सेस के तौर पे दिखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बात मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद this video, and not only this video but all the videos of my channel with all the needy students and examinees, यानी उन सभी स्टूडेंट्स और एग्जामिनीज तक ये वीडियोस पहुंचने चाहिए जिनको हमेशा एक ही चीज़ का मलाल रहता है, एक ही चीज़ का अफसोस रहता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वी couldn't get that goal, we couldn't achieve that goal, हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सीटें चाहे कितनी भी आए, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, और एग्ज़ाम के अंदर, उस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर चाहे उसके कितने ही गुना यानी सो मेनी टाइम्स सो मोर कैंडिडेट्स बैठते हो, ठीक है ना। सीटें आए, चाहे एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 100, और कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने बैठते हैं 10,000 20,000, तो क्या मतलब है कि जो 100 सीट पर 100 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, क्या वो ही डिज़र्विंग है? बाकी के, यानी कि अगर हम 10,000 कैंडिडेट्स पकड़े तो 9,000, ठीक है, 9,900 कैंडिडेट्स क्या डिज़र्विंग नहीं है? क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बस बात यही है कि जो, जैसा कि हम यूजुअली एक डायलॉग बोलते हैं ना, जो मौके पे चौका मार दे वही सिकंदर, वही चैंपियन। वही वाली बात है कि जो सही समय पे, सही टाइम पे अपने गोल को ध्यान में रख के, फोकस में रखे। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियोस, किसी वीडियो के अंदर मैंने आपको अर्जुन वाला स्टोरी का जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको दिया था। बस वही बात है, जो अपने गोल को फोकस में रखकर अपने एफर्ट्स को एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पे अगर फोकस तरीके से लेकर चलता है, यानी कि एग्जीक्यूशन करता है प्रॉपर वे के अंदर, डेफिनेटली उसको गोल अचीव होगा। हाँ, टाइम लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन या डिबेट वाली बात नहीं है। कभी किसी को टाइम कुछ महीनों का लगता है, कभी किसी को टाइम कई सालों का लग जाता है, ठीक है, और कई तो लोग एज लिमिट एंड होने तक आने पर सिलेक्ट होते। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नंबर 1, रूट ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि रोटा वायरस, जो कि मेनली डायरिया जैसी एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बच्चों के अंदर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के लिए बहुत कॉमन कॉजेज में से एक है, ठीक है। तो उसकी जो वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है? PO, यानी कि पर ओस। यहां पे ओस का मतलब ओरल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ओस का मतलब होता है ओपनिंग, और ओपनिंग यहां पे माउथ से अपन ले रहे, यानी कि पर ओस, यानी ओरली हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं। कितनी वैक्सीन की डोज होती है? 5 ड्रॉप्स, 5 बूंद। जैसे पोलियो के लिए हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, वैसे ही रोटा वायरस की 5 बूंद, ठीक है। अब इसकी डोजेस की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितनी एडमिनिस्टर करनी चाहिए चिल्ड्रन के अंदर? तो नंबर ऑफ डोजेस होती है 3। अब वो कौन कौन से समय पे दी जाती है, तो ये भी देख लेते हैं। पहली डोज जो दी जाती है जब 6 सप्ताह यानी 6 वीक्स का बच्चा होता है तब। सेकेंड डोज दी जाती है जब बच्चा 10 सप्ताह यानी 10 वीक्स का होता है तब। और थर्ड डोज यानी तीसरी डोज दी जाती है, खुराक दी जाती है जब बच्चा होता है 14 सप्ताह का, 14 वीक्स का। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ ले जाए, और इसमें कोई भी चीज़ पूछ ली जाए, रूट पूछ ले जाए, रूट के अंदर साथ में ड्रॉप्स की अगर संख्या भी पूछ ले तो वो भी, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। डोजेस की संख्या पूछ ले तो वहाँ पे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर ये 3 डोजेस है यहाँ पे। और कौन कौन से समय पे दी जाती है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली आपको इसका भी आंसर पता होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्रूप सिंड्रोम रेस्पिरेटरी डिजीजेस में से एक जो चाइल्डहुड के अंदर होती है उसमें से एक है ये क्रूप सिंड्रोम। यानी कि अगर हम बात करें एपिग्लोटिस ब्रोंकाई, ओके, यानी ब्रोंकस, जब एक से ज्यादा यानी कि हम दोनों ब्रोंकस की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। यहां पे भी सिंगुलर प्लूरल वाला मतलब मैटर है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना ब्रोंकाई एंड ब्रोंकस के अंदर। जब एक ब्रोंकस की बात होती है तो ब्रोंकस, ठीक है ना, BRONCHUS, ब्रोंकस। लेकिन एक से ज्यादा ब्रोंकस यानी कि दोनों ब्रोंकस की बात होती है तो वहां पे यूएस को हटा दीजिए, ब्रोंकाई, ठीक है। एंड लैरिंग्स, ठीक है। तो एपिग्लोटिस, ब्रोंकस एंड लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन की जो सिचुएशन होती है कंबाइंडली, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम एक सिंड्रोम का नाम देते हैं जिसका नाम है क्रूप सिंड्रोम। अब देख सकते हैं आप एपिग्लोटाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड लेरिंजाइटिस, ठीक है, तीनों के अंदर इन्फ्लामेशन के चलते यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सीवियरली अफेक्ट करता है मेनली चिल्ड्रंस को, ठीक है। एंड चिल्ड्रन के अंदर भी टोडलर्स एंड प्री स्कूलर एज ग्रुप के बच्चों को। तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि क्रूप सिंड्रोम के अंदर, अब क्वेश्चन यहां पे ये बन सकता है कि क्रूप सिंड्रोम की डेफिनेशन या क्रूप सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से इन्फ्लामेशन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के इंक्लूडेड होते हैं या कौन कौन से मतलब एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन देके ऐसा पूछ ले जाए कि भी एपिग्लोटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है एंड दूसरा तीसरा और कौन सा इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन या उस पर्टिकुलर ऑर्गन की इन्फ्लामेशन की सिचुएशन भी इंक्लूडेड मानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, उनका एक्सप्लेनेशन ही नहीं बताऊंगा, ये भी मेरा मतलब एक मोटिव रहता है, एक पर्पस रहता है, एक मैं गोल लेकर चलता हूं कि आपको ये भी पता चले कि क्वेश्चन को किस तरीके से किस तरीके से बनाकर पूछा जा सकता है एंड उसका आंसर हमें क्यों पता होना चाहिए और कैसे पता होना चाहिए एंड उसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो जितना भी मैं अपने सेल्फ के एफर्ट से आप लोगों को वो मैसेज, वो नॉलेजेबल कंटेंट या वो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन एट माय बेस्ट लेवल एंड एट माय बेस्ट एफर्ट्स वो आपको मैं समझा सकता हूं, तो डेफिनेटली मैं यहां पे आपके लिए कर रहा हूं। नेक्स्ट, टेलिपस इक्विनस, ठीक है, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। जैसे कि टेलिपस इक्विनस हम सभी जानते हैं कि चाइल्डहुड के अंदर, बच्चों के अंदर जो हाथ और पैरों की यानी अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो ट्विस्टिंग होती है कंजेनाइटली, जन्मजात रूप से, ठीक है, एंड उनके मस्कुलो मतलब मसल्स एंड बोन से रिलेटेड, ठीक है ना, मस्कुलो स्केलेटल डिफॉर्मेशंस होते हैं, तो उन्हीं में से ये एक है प्लांटर फ्लेक्शन होता है किसमें, मेनली एंकल यानी टखने में एंड फुट यानी पैर के अंदर, ठीक है। अब जैसे बेबिन्स की रिफ्लेक्स के अंदर भी हम प्लांटर फ्लेक्शन चेक करते हैं, ठीक वैसे यहां पे हम रिफ्लेक्स की बातें करें, एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर प्लांटर फ्लेक्शन होता है किसका, एंकल एंड फुट का। अब यहां पे ये जो अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के डिफॉर्मिटीज मस्कुलो स्केलेटल के बहुत सारे होते हैं, तो इनकी जो टर्म्स है बस इनका टर्म का पता होना चाहिए, क्या मीनिंग, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब टेलिपस इक्विनस का तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, टेलिपस का मतलब क्या होता है, फुट, ठीक है। इक्विनस का मतलब क्या होता है, यानी हील अप, यानी ये पैर है तो ये इसका हील, ठीक है। एंड कैल्विनस का मतलब यानी सोल अप, यानी कि जो सोल है पैर का वो वाला हिस्सा अप, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ। एंड वेल्गस, अब यहां पे देखिए वेल्गस और वेरस दोनों को मैं आपको याद रखने का या डिफरेंशिएट करने का एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूं। देखिए सॉरी, एबीसीडी के अंदर अल्फाबेटिकली पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, एल, ओके, यहां पे देखिए एल, ओके, एंड लेटर ऑन कौन सा आता है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर, ठीक है। तो एल पहले आया है यानी कि आउटवर्ड, ये पहले बाहर जाएगा, आउटवर्ड मूवमेंट यानी कि जो पैर है बाहर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होगा। एंड वेरस यानी कि जो बाद में आया है वो अंदर की तरफ आएगा यानी कि इनवर्ड मूवमेंट।
पैर जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, या जो हाथ है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको आउटवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट दोनों को ध्यान में रखना। वेलगस यानी आउटवर्ड मूवमेंट, वेरस यानी इनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो अल्फाबेट से आपको ध्यान में रखना है, एल आर, आउटवर्ड इनवर्ड। ओके, नेक्स्ट, बेंजोडाइजिपीन्स का एंटीडोट क्या होता है? आंसर है फ्लूमाजेनिल। ठीक है, अब फ्लूमाजेनिल जो है इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर आता है, स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, इसको बोलस के तौर पर भी दे सकते हैं एंड एटलीस्ट 100 ml के इन्फ्यूजन से भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर एंड सिचुएशन ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है, अब यहां पे ये भी चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि ये बेंजोडाइजिपीन्स को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर, एंजाइलेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं हम। एंजाइलेटिक ड्रग्स दो तरह की होती है, बेंजोडाइजिपाइंस, नॉन बेंजोडाइजिपाइंस। तो जो बेंजोडाइजिपाइंस है जिसके अंदर हम एल्प्रेजोलाम, डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, इन सब ड्रग्स की स्टडी करते हैं, वो होती है बेंजोडाइजिपाइंस, और उनका एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। ओके, यानी किसी ने मतलब सुसाइड कमिट करने के पर्पज से या एक्सीडेंटली किसी भी तरीके से आप मान लीजिए उसको अगर इंजेस्ट कर ले और टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट है फॉर अबॉर्शन और मिसकैरेज। अब पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि अबॉर्शन और मिसकैरेज की डेफिनेशन देखिए, कई लोगों के माइंड में एक ये डाउट होता है। ठीक है, WHO कहता है जब बच्चे का वजन, ठीक है, 500 ग्राम और 500 ग्राम के साथ साथ 20 वीक्स, यानी जो भी क्राइटेरिया पहले फुलफिल होता, ठीक है, हो जाए, और उस समय हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, और बिफोर वायबिलिटी पीरियड, आज हम गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर वायबिलिटी पीरियड मानकर चलते हैं 28 वीक्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन, शॉर्ट में हम लिखते हैं POG, यानी कि 28 सप्ताह की गर्भावस्था की अवधि से पहले 20 सप्ताह या 500 ग्राम फीटस का वजन, ठीक है, दोनों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उस कंडीशन में हम जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते, सॉरी, उस कंडीशन को या उस सिचुएशन का या उस मेडिकल इमरजेंसी को या फिर उस सर्जिकल प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? उस गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? उस गायनेकोलॉजिकल डिजीज या उस गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी भी टर्म से आप डिफाइन कर सकते हो, उसे हम कहते हैं अबॉर्शन या मिसकैरेज। अबॉर्ट का यूं इंग्लिश मीनिंग होता है कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो यहां पे अबॉर्शन और मिसकैरेज का मतलब होता है प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन। लेकिन अगर 28 वीक्स के बाद में, यानी 28 सप्ताह की जो वायबिलिटी पीरियड की जो अवधि होती है, उसके बाद में, यानी पीरियड ऑफ गेस्टेशन, यानी कि वायबिलिटी पीरियड जो 28 वीक्स है उसको क्रॉस करने के बाद में अगर कोई बच्चा मर जाता है, ठीक है, यानी कि फीटस है, डेड हो जाता है, तो वो क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डेथ, एंड उसका जो बर्थ बेबी का जो होता है वो मतलब डेड फीटस को एक्सपल्शन, वो होता है स्टिल बर्थ। ओके, तो ये चीजें डिफरेंशिएट रखना हमें ध्यान में होना, पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके लिए बहुत तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली हो जाए, और एक होता है इंड्यूस्ड, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, ठीक है, उसको भी हम लेटर ऑन अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्वेश्चन देखिए, यही मेरा पर्पस होता है कि आपको एक एक चीज, एक एक टर्म वन बाय वन एंड विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से पढ़ाऊं, उस तरीके से समझाऊं, जिससे कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप कहीं पर मतलब डिमोटिवेट या फिर थोड़ा सा टेंस सिचुएशन में ना आओ, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को अटेंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे मैं आपको यही बता रहा था कि अबॉर्शन एंड मिसकैरेज की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, एंड उसके बाद में आगे हम लेटर ऑन देखते हैं द कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। अब इसके मतलब बहुत सारे कॉजेज हम देखने के अंदर मतलब स्टडी करते हैं, ठीक है। जेनेटिक कॉजेज, मैटरनल कॉजेज, फीटल कॉजेज, ठीक है, एंड अदर मेडिको सर्जिकल कॉजेज, एंड बहुत सारे मतलब कॉजेज हो सकते हैं, पर्टिकुलर ड्रग्स रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जेनेटिक कॉजेज की अगर बात करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉमनेस्ट
क्रोमोसोमल कौन सी अबनॉर्मलिटी हमें मिसकैरेज या अबॉर्शन के लिए देखने को मिलती है, तो वो होगी ट्राइसोमी ऑफ 16 क्रोमोसोम, यानी ट्राइसोमी 16, यानी 16 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी, जो 16 नंबर पे क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 16th नंबर वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए तो वो जो होती है मोस्ट डेंजरस लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, यानी फेटल, यानी घातक, यानी कि जानलेवा होती है। किसके लिए? उस फीटस के लिए, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल, मोस्ट कॉमनेस्ट कोज अगर बात करें क्रोमोसोमल जेनेटिक कोजेस के अंदर, तो वो आंसर होगा ट्राइसोमी 16। ओके, नेक्स्ट, मेन कॉजेज फॉर रिकरेंट अबॉर्शन। अब देखिए किसी लेडी के अंदर, ठीक है, हम गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट्स जिनके रिकरेंट, यानी कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कंटिन्यू अबॉर्शन ऐसे होते हैं, यानी मल्टीपल अबॉर्शंस होते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपके सामने बताया कि मैटरनल कॉजेज भी हो सकते हैं, कि भाई मैटरनिटी यानी कि मदर की बॉडी फिजिक, बॉडी के अंदर किसी भी तरह से मतलब आप देखिए ब्लड से रिलेटेड, एंड इसके अलावा बॉडी के उस पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करें, ठीक है, अब वो चाहे आप यूटेरस ले लीजिए, ओवेरी ले लीजिए, ठीक है, एंड किसी भी अदर ऑर्गन की इम्पैक्ट है उस मतलब जो जेनिटल ट्रैक्ट है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर इम्पैक्ट देख लीजिए, फीटस से रिलेटेड देख लीजिए, या फिर पर्टिकुलर किसी ड्रग्स के चलते ऐसा हो रहा हो, तो बहुत सारे कॉजेज हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो उसी में से एक है कि अगर किसी लेडी के अंदर रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पर्टिकुलर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इस चीज के लिए, यानी अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर होगा लैक ऑफ आईजीजी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है, जो कि सबसे एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ध्यान रखिएगा, आईजीजी 70 to 80% तक हम लेकर चलते हैं अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर बात करते हैं तो, ठीक है, बॉडी के अंदर। एंड हार्मोनल डेफिशिएंसी, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, एक बार प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है, 14th डे ऑफ ओवुलेशन से जो स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम पीरियड, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का जो टाइम पीरियड टिल डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है ना, 9 months 7 days जो हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग नेगलिस रूल, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब हम देख रहे थे कि भी हार्मोनल डेफिशिएंसी, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि बीच बीच में कई लेडीज़ जो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आती है, तो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा है तो आप लोगों को बता दूं कि जब लेडी एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है तो वो बहुत बार कंप्लेंट करती है कि भाई हमें बीच बीच के अंदर किसी तरह का कोई सीक्रेशन है, लिक्विड या फिर मतलब थोड़ा सा थिक लिक्विड है, या फिर हल्की हल्की मतलब कुछ बूंदे, या फिर यूँ कह लीजिए कि थोड़ा थोड़ा सा स्लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम सब चीज़ें किस में चेक करते हैं? एंटीनेटल पीरियड के अंदर चेक करते हैं। एंड ये सब चीज़ें चेक करने के पीछे पर्पस क्या है कि भी किसी तरह की कोई अगर हार्मोनल डेफिशिएंसी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल एग्जामिनेशन से उसको कंफर्म करते हैं कि यस ऐसा हो रहा है, ब्लीडिंग जैसा या किसी तरह का सीक्रेशन फाइंड आउट हो रहा है, तो उसके अंदर हमें एक गेस मिलता है, एक आइडिया मिल जाता है कि यस डेफिनेटली हमें आगे लेटर ऑन हमें ब्लड स्टडीज़ एंड इसके अलावा सोनोग्राफी एंड जो भी हम लेटर ऑन मतलब डू से स्टडीज़ करवाते हैं, ठीक है ना, CVS कोरोनरी फिलस सैम्पलिंग करवाते हैं, एंड सर्वाइकल की भी टेस्टिंग हम जब करवाते हैं, ठीक है ना, कि भाई प्रेगनेंसी किसी तरह से कोई बीच में ब्रीच तो नहीं हो गई, यानी ब्रेक तो नहीं हो गई है, नाइट्रोजन टेस्ट एंड अलग अलग बहुत सारे टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। तो इसका पर्पज़ यही होता है कि भी किसी तरह की कोई अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन तो नहीं हो गई है, ओके, यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कोई चांसेस तो नहीं इरप्ट हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, पेशेंट को उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, तो ये हार्मोनल डेफिशिएंसी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का हिंदी में अर्थ होता है असमर्थता, यानी कि नॉट कैपेबल ऑफ, ठीक है, या इनकॉम्पिटेंट अगर पर्टिकुलर ये एडजेक्टिव के तौर पे ले तो असमर्थ, नॉट कैपेबल, ठीक है। यानी कि सर्विक्स है, यूटेरस का जो लोअर पोर्शन है और यूटेरस है, उस पर्टिकुलर फीटस को, उस पर्टिकुलर जो कि जाइगोट, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट हुआ है यूटेरस के अंदर, बॉडी पोर्शन के अंदर, तो वहाँ से वो यूटेरस की वॉल के साथ में प्रॉपरली एडहेरेंट नहीं हो पा रहा है, यूटेरस की वॉल उसे एडहेरेंट नहीं कर पा रही है, जिसके चलते बार बार अबॉर्शन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ होती है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जिसके चलते होता है रिकरेंट अबॉर्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, एक्सेप्ट वाला पूछ के, एक और अनदर कोई ऑप्शन दे के कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है रिकरेंट अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटसेट्रा, मतलब एक एक्सेप्ट ऐसा लिख के कोई एक और ऑप्शन, चौथा ऑप्शन डालकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें इस तरीके से स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो आप जब अबॉर्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, आप जब ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर एक एक पॉइंट की एक वैल्यू होती है, एक एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। CSF इज सीक्रेटेड बाय एपेंडाइमल ग्लिया सेल, यानी कि CSF का सीक्रेशन कौन सी ग्लिया सेल करती है या कौन सी सेल्स करती है? तो आंसर होगा एपेंडाइमल ग्लिया सेल। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये कोरोइड प्लेक्सस, यानी कि जब ये बहुत सारी एपेंडाइमल ग्लिया सेल्स मिल जाती है तो इन नर्व्स का जो बंच होता है, इन नर्व्स का जो ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं प्लेक्सस, ठीक है। एंड ये कोरोइड पोर्शन, ठीक है, बायलेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स जो कि हमारा राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर जो ब्रेन के है वहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ से जो सीक्रेट होती है कोरोइड प्लेक्सस से, तो उसमें कौन सी सेल सीक्रेट करती है? एपेंडाइमल ग्लिया सेल। यानी अगर ऑप्शन में ग्लिया सेल दिया हो, एपेंडाइमल, तो ये ऑप्शन चूज करना है, और अगर पर्टिकुलरली कोरोइड प्लेक्सस ही दे दिया तो आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लेटर ऑन डिस्कशन करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो ऐसे, मतलब मैं आपको जो कभी 10 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मैं आपको मतलब ये नहीं कहता कि इन 10 क्वेश्चन से ही आपकी पूरी की पूरी ना प्रिपरेशन होगी, या इन मतलब जितने भी मैं क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, या पर्टिकुलर कोई भी बहुत सारे नोट्स के मैं पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करता हूँ, नहीं। मेरा काम आपको सिर्फ एक गाइडेंस देना है, मेरा काम आपको वो सब चीज़ें बताना है, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मैं आपको हर वो चीज़ डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर 10 से 15 भी अगर यहाँ पे मैंने अगर लिखे हैं, तो इस एक 10 या 15 क्वेश्चन के सेट से मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन भी बनाकर समझा भी रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1:3, 1:4, यानी इस तरीके से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर रूट पूछ ले तो रूट पता होता है हमें, अगर ड्रॉप्स पर्टिकुलरली पूछ ले कि भी कितनी ड्रॉप्स देते तो वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डोजेस पूछी जा सकती है तो वो भी हो सकता है। कौन कौन सी एज पे बच्चे को दिया जाता है रोटावायरस का डोज, तो ये एक पर्टिकुलर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो स्टडी का पैटर्न होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब भी हम पढ़ने बैठे तो हम क्वेश्चन चाहे एक सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन उसको एनालिटिकल वे के अंदर सॉल्व करने की हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो अप्रोच है, वो थोड़ा मल्टीपल वे में होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। यानी कि अब मैं आपको बता दूं कि एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, ठीक है, एंड इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल को कोई एक एग्जाम ले लीजिए, या फिर कोई भी मतलब ना ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का एग्जाम ले लीजिए, ठीक है ना, लाइक IJMS पटना, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, मतलब अनदर को टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, यूजुअली,
तो आपको 2 या 3 लाइन के अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे एंड फिर उसके बाद में आपको कहेंगे कि ये सिचुएशन हो गई है, आपको क्या इंटरवेंशन करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी लेबर पेन के साथ में आपके पास में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है। ओके, तो अब उस सिचुएशन के अंदर पेशेंट का मतलब वाइटल्स है, नॉर्मल है, ठीक है, एंड लेटर ऑन डॉक्टर ने उसे लेबर रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो लेबर पेन के अंदर आई है। ठीक है, एंड पेशेंट इज इन प्राइमी ग्रेविडा, यानी कि ये उसकी पहली प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो उसको ग्रेविडा का मतलब भी यही है कि भाई वाइबिलिटी पीरियड को पार करने के बाद में जो लेडी, ठीक है, आपके मतलब प्राइमी ग्रेविडा यानी कि वाइबिलिटी पीरियड को पार करने के बाद में बेबी को प्रेगनेंसी को अडॉप्ट कर चुकी है एंड उसको जस्ट डिलीवर करने वाली है इन अ प्रॉपर वे, इन अ सेफ वे। ठीक है, एंड प्राइमी पेरिटी यानी कि जो बच्चे हो चुके हैं, प्राइमी पेरा का मतलब ये होता है कि जो बच्चे प्राइमरीली वाइबिलिटी पीरियड को पार करके प्रेग्नेंट लेडी से अच्छे से प्रॉपर वे के अंदर सेफली डिलीवर हो चुके हैं। अब वो चाहे नेचुरल तरीके से हो, मतलब आई मीन टू से कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन डिलीवरी हो, वेंटूस डिलीवरी हो, किसी भी तरीके से हो, ठीक है, एंड उनका बर्थ हो चुका है, तो वो होता है प्रेरिटी। ठीक है, और सबसे पहला होता है तो वो कहलाता है प्राइमी पेरा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी लेडी आ जाए तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लेटर ऑन दे देगा एग्जामिनर कि लेडी आई है लेबर रूम के अंदर, आपने उसको लेटा दिया है, तो आप पार्टोग्राफ की चार्टिंग आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले भी ये भी एक लाइन ऐड कर दी जाएगी कि जो आप पार्टोग्राफ है, पार्टोग्राफ का मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि पार्टोग्राफ की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से है कि कोई भी लेबर पेन के अंदर लेडी जो है आपके सामने लेबर रूम के अंदर आई है, उसके अंदर चेंजेस, फीटल हार्ट रेट के अंदर चेंजेस, एमनियोटिक फ्लूइड अगर किसी तरह का सीक्रेशन आपको निकलता हुआ सर्वाइकली, ठीक है, देखने को मिलता है, ठीक है ना, सर्विक्स से, एंड इसके अलावा जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो कितनी कितनी देर में आते हैं, यानी कितने कितने सेकंड्स से आते हैं, कितने कितने मिनट्स से आते हैं, एंड कितने कितने मिनट्स में आने के अलावा, ठीक है, मतलब 3 मिनट से आते हैं, 5 मिनट से आते हैं, एंड उसके अलावा वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर आते हैं या इरेगुलर आते हैं, यानी कि हर 3 मिनट से आ रहे हैं या पहले 3 मिनट में आ गए फिर 5 मिनट में आ रहे हैं, एंड इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वो जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो कितनी देर ठहरे, ठीक है ना, मतलब 60 सेकेंड, 45 सेकेंड, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, इस तरीके से वो आपको वेरिएबिलिटी यानी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अगर मतलब क्या कहते हैं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, ठीक है ना, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का बैग रप्चर हो गया है, ठीक है, तो वो किस तरीके से हुआ, नेचुरल तरीके से हुआ है या मतलब फोर्सेप्स से किया गया है, एंड जो रप्चर होने के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया है, ठीक है ना, वो क्लियर स्ट्रॉ कलर का है या किसी अदर कलर का है, यानी कि ग्रीन येलोइश है, ठीक है ना, जिसको सैफरन कलर कहते हैं, गोल्डन कलर है, टोबैको कलर्ड है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पार्टोग्राफ के अंदर चार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ मैं आपको देखिए अलग से एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें एग्जामिनर जो पूछ रहा है, वो जो हमें चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है, वो चीज़ें क्या है, ठीक है। अब जब हमें टर्म का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर डेफिनेटली हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे पार्टोग्राफ की आपको चार्टिंग करनी, एग्जामिनर ऐसा कह रहा है, तो कौन मतलब कितने सेंटीमीटर सर्वाइकल का डायलिटेशन होगा, ठीक है, तब आप चार्टिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फुल सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होता है, वो होता है 10 सेंटीमीटर, एंड सर्वाइकल की भी बहुत सारी स्टेजेस होती है, ठीक है ना, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशनल मतलब यहाँ पे जो आप सर्वाइकल डायलिटेशन की सिचुएशन है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की होगी, तब आप पार्टोग्राफ के अंदर चार्टिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि लेबर पेन के अंदर लेडी लेबर रूम के अंदर एडमिट हुई और आपने चार्टिंग करनी, नाम वगैरह डाल के ये सब चीज़ें, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, फीटल हार्ट रेट, ठीक है ना, मतलब फीटोस्कोप से या फिर ना कार्डियोटोकोमीटर से है, उससे चेक कर रहे हो आप, नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में लेटाना है, बिठाना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेना है कि प्राइमरीली आप चेक करने पे, फिजिकल एग्जामिनेशन पे, कि भी लेडी के अंदर
किस तरह के मतलब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सर्वाइकल रूट से मतलब सर्वाइकली आप देख रहे हो कि भी सीक्रेशन किसी तरह का आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्लाइट आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा पेशेंट के यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके वाइटल्स स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। किसी भी तरह के वाइटल में अबनॉर्मलिटी होती है, क्योंकि वाइटल पैरामीटर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल मदर की चेक करने के बाद में अगर किसी तरह की अबनॉर्मलिटी दिखती है तो ये भी आपको डॉक्टर को टैली करना प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर है, आपकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर है, ठीक है। तो वो सब चेक कर लेने के बाद में अगर लगता है कि भाई प्रेग्नेंट लेडी का सर्वाइकल डायलिटेशन लेस देन 4 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पेशेंट को बस सुपाइन पोजीशन में या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर आप लिटा दोगे, ठीक है ना, अगर अनस्टेबल है तो, ठीक है। एंड किसी तरह की कोई हाइपो टेंशन की कोई सिचुएशन देखने को मिल रही है तो, क्योंकि मेनली जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है उनको हमें लेस कंप्रेस्ड रखना होता है, ठीक है। तो हमें इस पोजीशन में लिटा देना है। एंड जैसे ही आप अगेन दोबारा एक टाइम पीरियड के गैप के बाद में सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में आप चेक करते हो कि भी फाइंड आउट करते हो कि भी 5 सेंटीमीटर्स हो गया है या 4 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। तो उसी वक्त से आप पार्टोग्राफ की चार्टिंग स्टार्ट कर देते। तो क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ये पूरा एक्सप्लेन करने का पर्पस ये था कि आपको सिर्फ यह पूछा गया है इस 3 या 4 लाइन के अंदर कि पार्टोग्राफ की चार्टिंग कितने सेंटीमीटर डायलिटेशन होती है तब होगी। तो आपको तो बस यही आंसर देना था 4 सेंटीमीटर की होती है तब स्टार्ट करते, बस यही तो बात है ना। लेकिन इस एक क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको अलग अलग तरीके से पूरा सर्किल वाइज मतलब एक एक स्टेप वाइज स्टेप आपको सब कुछ जोड़ ताड़ के इतना बड़ा क्वेश्चन बना के आपको दे दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप थोड़ा सा मतलब मेंटली उस चीज़ को देखकर डर जाओ कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, मैं कैसे सॉल्व करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन वही पूछा गया है जो आपने पढ़ा है, बस आपको थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ा ब्रॉड तरीके से बड़े तरीके से कर दिया गया, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका। क्वेश्चन आपको किस तरीके से किस तरीके से फेस करने को मिल सकते हैं ये मैं आपको डिस्क्राइब किया है। एंड यही मेरे मेन पर्पसेस में से है। बाकी तो देखिए कोचिंग वगैरह हर जगह पे मिलती है। मेरा मकसद ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है एंड वाकई वो आपके एग्जाम में आ सकता है, एंड डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं 1 मार्क या 2 मार्क या जो भी स्कोरिंग मार्क है आपको क्वालिफाई करवाने के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, वो हर एक चीज़ आपके साथ में शेयर करना है। एंड इसी पर्पज से मैं आपके साथ में ऐसे वीडियोज़ बनाकर शेयर करता हूँ। सो आज का भी एक मतलब 17 मार्च की इम्पोर्टेंट मतलब याद रखने वाली बातों में से करंट अफेयर्स में से एक यही है कि भाई देखिए, अगर राजस्थान CHO के अंदर, ठीक है, जैसे अभी एग्जाम हो गया है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में परसेंटेज बेस या कोई भी अदर राजस्थान की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर ये भी चीज़ अगर पूछ ली जाए कि भाई अब राजस्थान के अंदर कितने जिले आ गए, तो 50 नए 19 जिलों की घोषणा कर दी गई है। अब राजस्थान के अंदर और कितने संभाग हो गए, 3 और नए संभाग हो गए हैं, ठीक है। यानी कि मतलब जो नए नए संभाग बने हैं, पाली है, बांसवाड़ा है एंड इसके अलावा सीकर है, ठीक है, तो ये नए संभाग बन गए, ठीक है। तो ये तो स्टेट वाइज एक करंट अफेयर्स की अपडेट। इसके अलावा जैसे बहुत मतलब सेलिब्रिटीज से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जीके के अंदर क्वेश्चन हमें अप टू डेट के अंदर पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे कि आज बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, आज भारत की, ठीक है, पहली महिला, और मतलब भारत से मतलब यहाँ यूँ कहेगी कि अगर भारत की स्पेस एजेंसी से नहीं बट बिलोंग करने वाली मूलतः भारतीय, ठीक है, इंडियन, जो कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा के थ्रू अंतरिक्ष में ट्रेवल करने वाली जो हमारी स्पेस हम कहते हैं स्पेस पैसेंजर्स, ठीक है ना, कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, कहते हैं अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, जो थी वो कौन थी, कल्पना चावला जी। उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। करनाल हरियाणा का उनका जन्म स्थल है। और जब ऐसी मोमेंट्स, ऐसी आपको चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है तो ये एक मोटिवेशन वाली बात होती है कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाले ऐसे लोग मतलब आज कहीं पर भी हो, ठीक है, तो आपको मतलब ये सब चीज़ें इसीलिए मैं बताता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको पढ़ने में समझने में आए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें पूछी जा सकती है। जैसे कि आज कल्पना चावला जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि 2001 में जब उनका स्पेस क्राफ्ट वापस आ रहा था अंतरिक्ष से धरती पर आते वक्त बीच में क्रैश हो गया था।
उनका देवलोक गमन हो गया था, वो एक्सपायर हो गई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो लो यानी कि जो ज्वाला उन्होंने हम जैसे यंगस्टर्स या यूँ कहे कि हर इंडियन के माइंड में सेट कर दे, वो यही है कि अपने टारगेट की कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप एफर्ट लगा के अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगा के उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, डेफिनेटली अपना बेस्ट एफर्ट लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए ध्यान रखनी ज़रूरी है, ठीक है। एंड बैडमिंटन स्टार ऑफ इंडिया साइना नेहवाल, ठीक है, जिनको पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुके हैं, ठीक है, एंड अर्जुन अवार्ड और बहुत सारे मतलब ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भी जीती हुई है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब हमें देखने को मिलते हैं कि इतने अचीवमेंट्स हासिल करने वाले, मतलब हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है ना। जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, उरी के मतलब वापस रिएक्शन के तौर पे, ठीक है। जो उरी हमारे कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो हमारे हमला हुआ था पाकिस्तान की जो टेररिस्ट अटैक के बाद में जो रिवर्स के अंदर वापस किया गया था, तो उससे रिलेटेड जो वो इंसिडेंट हुआ था ना, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन ESIC के एग्जाम में उसके मतलब 1 या 2 दिन बाद में पूछ लिया गया था। अब देखिए, तो ये करंट अफेयर्स के अपडेट है ना, ये इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है ना, कि कोई स्पोर्ट्स स्टार हो गया, उससे रिलेटेड कोई अचीवमेंट से रिलेटेड आपको पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आप सभी के लिए मैं ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। एंड आपका जो सेल्फ का एफर्ट है, आपकी जो सेल्फ का डेडिकेशन है, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। हमेशा मैं आपको यही बात कहता हूँ, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे एफर्ट्स कम हैं, नहीं। अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आपके स्मॉल एफर्ट्स भी बहुत बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत जैसे कि कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट वाले वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो डेफिनेटली ऐसे कंटेंट वाले वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचे एंड वो आपके लिए यूजफुल हो। और ऐसे वीडियोस को आप उन सभी स्टूडेंट्स, उन सभी एग्जामिनीज के साथ में शेयर करें जिनको ऐसे समय पे जब बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन उनको पढ़ना कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कैसे करना ये नहीं पता होता है, तो उनको एक गाइडेंस मिल सकती है। So, like, share and subscribe my channel and share with all the needy students examiners. All the best to all of you.